आज की कहानी अधूरी परछाई। शाम के 7 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें गीली थीं और स्ट्रीट लाइट का पीला प्रकाश पानी में अजीब सा प्रतिबिंब बना रहा था। कबीर अपनी बाइक पार्क करके जल्दी जल्दी एक अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो किसी से मिलने जा रहा था जिसे उसकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था। दरवाज़ा खुला। सामने रिया खड़ी थी। तुम फिर देर से आए, रिया ने हल्की नाराज़गी से कहा। कबीर ने अंदर आते हुए कहा, घर से निकलना आसान नहीं है। नंदिनी हर वक्त सवाल करते रहती है। नंदिनी उसकी पत्नी, जो इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कब तक ऐसे चलेगा? कबीर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय घर पर नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं। फ़ोन उसके हाथ में था जिसमें एक मैसेज खुला था, आई मिस यू कबीर। नंदिनी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके आंखों में दर्द के साथ कुछ और भी था, एक खामोश फैसला। अगले दिन नंदिनी बिल्कुल सामान्य थी। आज जल्दी आ जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। सब ठीक है ना? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक है, नंदिनी कहा। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ अजीब था। उस रात कबीर रिया के साथ था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, उसने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक आवाज़ आई, घर आ जाओ अभी। कबीर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? फ़ोन काट गया। कबीर तुरंत घर की तरफ भागा। दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा था। नंदिनी, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। फर्श पर कुछ गिरा हुआ था, लाल रंग का, शायद खून। कबीर के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसने देखा दीवार पर खून से लिखा था, धोखा कभी चुपती नहीं। पूरा घर खाली था। नंदिनी कहीं नहीं थी। कबीर घबरा गया। उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पूछताछ शुरू की। अपनी पत्नी कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे नहीं पता, कबीर ने कहा। और ये खून? कबीर चुप हो गया। पुलिस को घर में एक कैमरा मिली। वीडियो चेक किया। वीडियो में देखा नंदिनी खुद दीवार पर खून से लिख रही थी और फिर वो कैमरे की तरफ देख रही, मुस्कुरा रही थी। उसने ये सब खुद क्यों किया? इंस्पेक्टर ने कहा। कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। कबीर तुरंत रिया के पास आया। कुछ गलत हो रहा है, उसने कहा। रिया डर गई। क्या क्या हुआ कबीर? उसने पूछा। कबीर ने सब बताया। रिया की आंखों में डर साफ था। उसी रात रिया के घर की लाइट चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद कोई आया है। रिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन पुलिस को एक नदी के पास एक शव मिला था। वो नंदिनी थी। कबीर टूट गया। मैंने उसे मार दिया, वो खुद से कहने लगा। नंदिनी की मौत के बाद कबीर की ज़िंदगी बदल गई। हर रात उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती। आईने में उसे नंदिनी दिखाई देती। एक दिन कबीर को खबर मिली, रिया अपने घर में मर पड़ी थी। उसके कमरे की दीवारों पर लिखा था, धोखे का अंत। अब कबीर पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। एक अपनी पत्नी को खो चुका है और एक अपनी प्रेमिका को। एक रात वो आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार आईने में उसके पीछे नंदिनी खड़ी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, नंदिनी की आवाज़ गूंजी। कबीर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो,
नंदिनी मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है कबीर। अगली सुबह कबीर अपने घर में मृत्यु पाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ था और दीवार पर लिखा था, अधूरी परछाई अब पूरी हो गई। आज भी उस घर के पास में गुजरने वालों को दिल में डर पैदा होता था। रात को एक औरत खिड़की के पास खड़ी दिखती थी और उसके पीछे एक आदमी चीखता हुआ नज़र आता था। ये देखकर लोगों के दिल में डर पैदा हुआ और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कबीर की मौत के बाद उस अपार्टमेंट में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वह घर अब शापित है, लेकिन कुछ महीने बाद एक नया परिवार वहाँ रहने आया। उन्हें पुराने किस्सों के पर यकीन नहीं था। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात घर की लाइट अपने आप जलने लगी थी। तीसरी रात घर की छोटी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ, वो आंटी मुझे बुला रही है। कौन आंटी? माँ ने पूछा। बच्ची ने खिड़की की तरफ इशारा दिया, वही जो खून से लिखा हुआ था। अगली सुबह दीवार पर फिर से लिखा मिला। धोखा दोबारा हुआ, पर इस बार इस घर में किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी वो परछाई क्यों दिखाई दे रही किसी को नहीं पता। रात को नई महिला ने आईने में देखा। उसके पीछे नंदिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कबीर भी था। दोनों मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। धीरे से एक आवाज़ आई, अब ये घर हमारा है। उस रात के बाद घर में रहने वाले नए परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। माँ का नाम पूजा था और इसकी छोटी बेटी आर्या। पति राजेश अक्सर काम के कारण बाहर रहता था। अब उस घर में पूजा और आर्या अकेले थे, और शायद अकेले नहीं भी। अगले दिन पूजा ने देखा कि आर्या अकेले कमरे में बैठी हंस रही थी। किसी से बात कर रही हो? पूजा ने पूछा। आर्या मुस्कुराई, मेरे नए दोस्त से। कौन दोस्त? कबीर अंकल और नंदिनी आंटी। पूजा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। रात को पूजा ने आर्या को सुलाया और खुद कमरे में आई। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी फ़ोटो गिरी। वो फ़ोटो कबीर और नंदिनी की थी। रात को पूजा ने आर्या को सुलाया और खुद कमरे में आई। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी फ़ोटो गिरी। वो फ़ोटो कबीर और नंदिनी की थी, लेकिन उस फ़ोटो में अब एक तीसरी चेहरा भी था, आर्या। ये कैसे हो सकता है? पूजा कांपने लगी। आर्या तो इस घर में अभी आई थी, फिर वो फ़ोटो में कैसी? अगली रात पूजा ने आईने में देखा। उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं। धीरे धीरे रिफ्लेक्शन ने सिर घुमाया और पीछे खड़े दो साये दिखे, कबीर और नंदिनी। अचानक पूजा के फ़ोन पर एक मैसेज आया, हम अधूरे नहीं हैं, हमें पूरा होना है। कौन हो तुम? पूजा ने कांपते हुए कहा। तभी आर्या की आवाज़ आई, माँ, वो लोग कह रहे कि मुझे उनके साथ आना होगा। पूजा भागकर आर्या के कमरे में आई। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आर्या, पूजा चिल्लाई। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन उस पल पूजा ने मुस्कुराया। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, ठंडा और मजबूत। पूजा चिल्लाने लगी, छोड़ दो मेरी बेटी को। अचानक कमरे में तेज हवा चली। सभी चीज़ें हिलने लगी। दीवार पर फिर से खून से लिखा उभरा, एक और चाहिए। अचानक सब शांत हो गया। आर्या बेहोश होकर गिर गई। पूजा ने उसे उठाया, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, और इस बार वो आर्या की आंखें नहीं थी। आर्या बोली, अब हम 3 नहीं बल्कि 4 है। यही इस कहानी का अंत है।